साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एसे राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के क्रम में आज आप सभी के बीच एक ऐसी एसे को लाई हूँ जिसके माध्यम से मेरे द्वारा आप सभी को वो तमाम गाइडेंस दिया जाना है जिससे आप अपने ऐसे स्किल को डेवलप कर पाएंगे। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को अवगत कराया गया है कि प्रत्येक सप्ताह आप सभी के द्वारा लिखे गए जो सबसे बेस्ट निबंध होंगे उसके माध्यम से मैं आप सभी को अवगत कराऊंगी कि निबंध कैसे लिखा जाता है। तो आज का ये जो निबंध है वो आदर्श वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने अपने इस एसे को उपलब्ध कराया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बावजूद इसमें जो कमियां हैं उसको मैं आज आप सभी को बताऊंगी। इसके जो मजबूत पक्ष हैं वो भी बताने वाली हूँ। ध्यान से आप देखेंगे इस निबंध की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या हैं, जिससे यह निबंध अधिकतम अंक प्राप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर है। और आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसे आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, पहले विषय क्या है निबंध का, ये गौर से देखिए। और इस निबंध की सबसे खासियत है प्रस्तावना। अल्टीमेट प्रस्तावना इस निबंध का है। ठीक है, विषय है साहित्य, समाज एवं सांस्कृतिक समन्वय। और ये पहले लाइन से ही शब्द टू शब्द भावना भी प्रस्तावना में युवा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं निबंध की शुरुआत इन्होंने कोटेशन से की है मैथिली शरण गुप्त के कि युग युग की संचित संस्कार, ऋषि मुनियों के उच्च विचार, धीरों वीरों के व्यवहार है निम्न संस्कृति के श्रृंगार, मैथिली शरण गुप्त। अब निबंध का जो पहली पंक्ति है वो टू द पॉइंट ऐसे से कोरिलेट की है, जिसके कारण मुझे ये निबंध बहुत ही अच्छा लगा। और जो सुधार की अपेक्षा है, पूरा भरोसा है कि अवश्य आदर्श वर्मा और तमाम वो युवा बताए गए सुधार को जरूर इस निबंध में शामिल करेंगे, ताकि आप 100 में मैक्सिमम अंक प्राप्त जरूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, निबंध को पढ़ती हूँ और आप सभी को बताती हूँ। साहित्य, समाज और संस्कृति तीनों एक तीन वहिया वाहन के 3 चक्के हैं, अर्थात किसी भी एक के अभाव में शेष 2 असंभव प्रतीत होते हैं। समाज, साहित्य और संस्कृति दोनों का मूल होता है। समाज से ही हमारी संस्कृति विकसित हुई है और इस संकलन को ही हम साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं हर लाइन ऐसे के टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। और इस निबंध की सबसे मुझे खासियत लगी कि इसका जो विश्लेषण क्षमता है, स्किल है लिखने का, वो मुझे बहुत ही अल्टीमेट लगा। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। एक साहित्यकार समाज से जिस प्रकार की अनुभूतियों को प्राप्त करता है उसे ही अपने साहित्य में समाहित करता है। इसके साथ साथ ही वह अपनी काल्पनिक मनोवृत्तियों को भी शामिल करता है, अर्थात हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस कथन को यथार्थ मानते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। प्राचीन काल से ही समाज में प्रकृति को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है तथा प्रकृति को हमारी संस्कृति का एक भाग माना जाता है। अतः प्राचीन काल में वेदों में इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। मध्यकाल में कबीर, सूरदास, तुलसीदास की महान रचनाओं में प्रकृति की पूज्य माना गया है। और आधुनिक काल में आए तो महादेवी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन जी की रचनाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना कामायनी की एक पंक्ति प्रस्तुत है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आ उत्सुक उनकी धूल। कामायनी। कहने का आशय यह है कि समाज में जो कुछ भी होता है उसे हम अपनी संस्कृति का हिस्सा मान लेते हैं और उसे साहित्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे इस कोटेशन को अच्छे से कोरिलेट करते हुए विश्लेषण किया गया है। हर एक पैराग्राफ जो विश्लेषण की क्षमता है इस निबंध में वो अल्टीमेट है, कहीं से नंबर कटने की संभावना नहीं है। इसके बावजूद इस निबंध को अधिकतम अंक नहीं मिलेगा, उसका भी मैं कारण लास्ट में बताने वाली हूँ। अब देखिए, जिस भी समाज की संस्कृति के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी हो, अर्थात लोगों का समाज में खान पान, व्यवहार, वेशभूषा इत्यादि का अध्ययन
हम साहित्य में ही कर सकते हैं। साहित्य एक समाज के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका भी निभाता है। जब कोई समाज अन्याय के रास्ते पर चला जाता है तो साहित्यकार उसे अपने साहित्य के माध्यम से उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ बनते हैं। हमारा मध्यकालीन इतिहास पूरा घटनाओं से भरा पड़ा है, जहाँ ऐसे हजारों घटनाक्रम मिल जाएंगे। कहा जाता है कि मध्यकालीन राजा जय सिंह ने एक सुंदर कन्या से विवाह किया तथा उसे मोहपाश में फंसकर वे राजपाट को भूलने लगे। तब उनके राज दरबारी कवि बिहारी जी ने उन्हें अपने दोहे के माध्यम से सचेत किया, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली करता सो ही बिघ्नो आगे कौन हवाल। साहित्य समाज को सन्मान प्रदान करता है। जब भी देश दुनिया में तानाशाह, विरोध या विद्रोह हुआ, उसमें साहित्य ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। चाहे कोई भी क्रांति ले, चाहे रूसी क्रांति हो या फिर फ्रांसीसी, चाहे कोई और रूसो वाल्टेयर, मांटेस्क्यू इत्यादि दार्शनिकों ने साहित्य के सहारे से ही क्रांतिकारियों तथा लोगों को सही रास्ता दिखाया। भारत में भी पुनर्जागरण काल के पश्चात अनेक विद्वानों ने साहित्य के माध्यम से ही क्रांति को धीरे धीरे सुलगाते रहे, जो कि 1857 की क्रांति एक विस्फोट के रूप में प्रकट हुई। इसी घटना के बाद अंग्रेजों ने प्रेस पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया और प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित कर लिया। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के आंदोलन में इस प्रकार साहित्य ने एक महत्वपूर्ण नायक की भूमिका निभाई और आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह अग्रणी भूमिका में है। यद्यपि इसका स्वरूप परिवर्तन हुआ है, जो कि अब डिजिटल रूप में ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, परंतु समाज और संस्कृति के लिए एक स्तंभ की भांति हमेशा से कार्य करता रहा। वर्तमान संस्कृति को तथा सामाजिक परिवर्तनों को भावी पीढ़ी को प्रदान करने तथा भूतकाल से सीख लेकर भविष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा के साथ साहित्य भावी सांस्कृतिक उत्थान की ओर अनवरत बढ़ता रहता है। हमारी संस्कृति कितनी समृद्धि व कितनी लचीली है, इसका प्रमाण हमें इकबाल साहब की दो पंक्तियों से मिलती है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। मोहम्मद इकबाल। समाज साहित्य की आत्मा है और संस्कृति उस आत्मा के स्वरूप को प्रदर्शित करती है। साहित्य के अभाव में संस्कृति प्राणवान नहीं रह सकती है और संस्कृति का अभाव में मानव समाज पशुवत प्रतीत होगा। देखिए, यह निबंध अल्टीमेट रहा। इस निबंध की सबसे खासियत क्या थी, अब मैं आपको बताती हूँ। इस निबंध की सबसे जो खासियत पॉइंट था वो था तारतम्यता। कहीं भी इनका तारतम्यता टूटा नहीं है। विश्लेषण जो क्षमता थी वो अल्टीमेट रही है। शुरुआत जो इन्होंने निबंध का किया है वो भी अल्टीमेट रहा है। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो पॉइंट है निबंध का जो मुख्य भाग था वो भी अल्टीमेट था। लेकिन कमी क्या थी? मैं हमेशा आप सभी को निबंध के महत्वपूर्ण पार्ट को बताती हूँ कि यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो अनिवार्य रूप से निबंध के जितने अनिवार्य पार्ट हैं, अर्थात प्रस्तावना जो कि इन्होंने अल्टीमेट लिखा। दूसरा मैं बताती हूँ मुख्य बात जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। तीसरा मैं बताती हूँ मुख्य उपलब्धियाँ भी काफ़ी अच्छा ये बताए हैं। ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने निबंध में किस किस चीज़ों को नहीं शामिल किए हैं, अब आप देखिए। कहीं पर भी इन्होंने निबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार की योजना, साहित्य, समाज और सांस्कृतिक समन्वय से संबंधित बिंदुओं पर प्रकाश नहीं डाले हैं। जबकि भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा साहित्य, समाज और सांस्कृतिक समन्वय से संबंधित अनेक संस्थाओं को बनाया गया है, अनेक योजनाओं को चलाया जाता है। साहित्यकारों, समाज सेवियों, सांस्कृतिक प्रेमियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको समाज में महत्वपूर्ण आयाम पहचान देने के लिए अनेक सम्मान, पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। साहित्य के माध्यम से समाज को एक नवीन दिशा देने के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा, जिसको इस निबंध में शामिल नहीं किया गया है। अर्थात इन्होंने जो आदर्श जी ने जो निबंध लिखा है वो प्रस्तावना में 100% नंबर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। मुख्य भाग में भी 100% नंबर प्राप्त कर लेंगे।
उपलब्धियों में भी 100% नंबर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अन्य भाग तो इन्होंने छोड़ दिया है, जैसे कि भारत सरकार, राज्य सरकार। तो यहाँ पर एग्ज़ामिनर कैसे नंबर देगा जब ऑलरेडी उस चीज़ को ही नहीं लिखा गया है। अब मैं बताती हूँ, इस निबंध में कहीं पर भी चुनौतियों पर विशेष फोकस नहीं किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से न भारत सरकार, राज्य सरकार की योजना है, न ही चुनौतियों के बारे में विशेष फोकस किया गया है। और जब चुनौतियों के बारे में विशेष फोकस नहीं किया गया है तो फिर समाधान पक्ष को कैसे फोकस में लाया जाएगा। तो 3 पार्ट इस निबंध में अधूरा है। यदि इस 3 पार्ट को इस निबंध में शामिल कर लिया गया होता और निष्कर्ष में क्या कमियां हैं ये भी आप देखें। निष्कर्ष में क्या लिखे हैं यहाँ पर ध्यान से सुनिए। उस आत्मा के स्वरूप को प्रदर्शित करती है। साहित्य के अभाव में संस्कृति प्राणवान नहीं रह सकती है और संस्कृति के अभाव में मानव समाज पशुवत प्रतीत होगा नहीं। यहाँ पे आप शासन प्रशासन के हिस्सा बनने वाले हैं। आपका दायित्व तो हो जाएगा कि आप भारत की साहित्य, संस्कृति, समाज के समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए एक समावेशी कार्य करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था निश्चित रूप से युग परिवर्तन, ये जो दिशा अग्रसर है वो हमारे साहित्य समाज और ये जो टॉपिक है आपका साहित्य समाज और सांस्कृतिक समन्वय को आगे बढ़ाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव सेंस में करेंगे, न कि एक संभावना के क्रम में। यहाँ पे आप लिखे हैं प्रतीत होगा, प्रतीत नहीं, आप अपना फुली डायरेक्शन आपको यहाँ पे देना है। तो इस प्रकार से साथियों यह निबंध अल्टीमेट रहा। मैं जब इस निबंध को देखी तो मैं पढ़ने लगी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एक एक लाइन में इस निबंध को पढ़ी। मैं सोची कि इसमें सारे आयाम को शामिल किए गए होंगे। मैं इस निबंध को अधिकतम अंक के श्रेणी में लाने वाली थी, क्योंकि मैं क्रमशः नंबर देती हूँ। जब आप सभी का निबंध पढ़ती हूँ तो क्रमशः सारे पार्ट को मैं देखती हूँ कि क्या आप सभी निबंध के सारे पार्ट को शामिल किए हैं या नहीं किए हैं। आप स्वयं बताइए, इतना अच्छा निबंध है, इसके बावजूद ये निबंध अधिकतम अंक प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इस निबंध में चुनौतियों, समाधान और समसामयिक बिंदुओं का कोई उल्लेख नहीं है, मतलब फोकस नहीं किया गया। साथियों आप सोचिए, कोविड काल में पूरी परिस्थिति चेंज हो गई है, यहाँ पर इस निबंध में समसामयिक बिंदुओं को प्रकाशित नहीं किया गया है। आप सभी विश्वास करेंगे, इस कोविड काल में साहित्य, समाज और संस्कृति का एक अलग रूप देखा गया। आज जिले जिले, गांव गांव के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के साहित्यकारों का एकीकरण हो गया है। उसका कारण है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज साहित्य और संस्कृति एक अपने नवीन दिशा की ओर अग्रसित हो गई है। और कोविड काल में जो हमारा समाज था वो एक साथ रहने के कारण उसकी एक अलग दिशा और दशा हुई है। तो उसको भी आप समसामयिक बिंदुओं को साथियों ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है, हर फील्ड परिवर्तित हो रहा है। तो साथियों यह निबंध मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे पूरा भरोसा है इस निबंध को आदर्श जी देखे होंगे तो जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। और मैं श्योर हूँ कि अवश्य ही आदर्श जी अपनी कमियों को दूर करेंगे ताकि वो मैक्सिमम अंक प्राप्त करेंगे। क्योंकि आदर्श जी की सबसे बड़ी क्वालिटी इस निबंध में रही है लेखन, जो कि सबसे मेन होता है। साथियों चुनौतियाँ लिखना बहुत टफ नहीं है, न ही करेंट के पहलू को शामिल करना टफ है विश्लेषण क्षमता, लेखन कला, जो कि इस निबंध में है। अल्टीमेट रूप से इस निबंध में लेखन क्षमता, विश्लेषण अल्टीमेट है और जो स्किल है ऐसे का वो भी अल्टीमेट है। कहीं पर भी तारतम्यता टूटा नहीं है, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से विश्लेषित किया गया है। जो भी कोटेशन का प्रयोग किया गया है वो हमेशा अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखना होता है, जो कि इसमें फॉलो किया गया है। तो फ्रेंड्स आज मैं इस निबंध के माध्यम से आप सभी के भीतर ऐसे स्किल डेवलप करने का प्रयास की, साथ में बताने का प्रयास की कि यदि आप इस प्रकार के ऐसे को लिखते हैं,
निबंध के समस्त पाठ को शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से आप अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। तो इसी आशा विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी ऐसे लिखना कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसे स्किल तभी डेवलप होगा जब आप ऐसे राइटिंग करना आरंभ करेंगे। ऑल द बेस्ट।